नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसीज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्चुअली जब भी आप कभी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें फंक्शंस मालूम होने चाहिए। जस्ट आपको पॉइंट्स भी अगर रिमेंबर होंगे तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा इसका आंसर करना। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे आपको पूरी फंक्शंस समझ में आ जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाकी भी दूसरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा जो पिछला वीडियो था आपने देखा होगा स्कोप एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उससे पिछला वीडियो था दैट इज डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम, शॉर्ट फॉर्म में एचआरएम। ठीक है, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह लीजिए, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी पर्सन का रिक्रूटमेंट कैसे करना है। तो उसे क्या करना पड़ता है, सारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिलहाल तो मैं कुछ डिपार्टमेंट आपको गिना देता हूँ कोई भी कंपनी के, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, देन योर दिस वन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, देन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, देन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में लगने वाले जो पर्सन्स होते हैं तो उनके जो हेड होते हैं उनसे ये एचआर मैनेजर कांटेक्ट करता है। ठीक है, अभी एचआर मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो एचआर मैनेजर होता है ये सभी डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। एक बार सारी चीजें उसके मतलब उसे पता चल जाती हैं तो वो मार्केट में जाके सिंपली क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट दे देता है। अब ये अलग अलग मीडिया के जरिए वो एडवर्टाइजमेंट दे सकता है जिसके जरिए सारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो आपको ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या है स्पेशली। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। एक तो मैनेज करना यानी कि मैनेजरियल, ओके, ऑपरेटिव यानी कि लगभग काम करना, तीसरा एडवाइजरी रोल प्ले करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनेजरियल का रोल देख लेते हैं। उसमें चार तरह के पॉइंट्स आते हैं जो कौन कौन से उसको मतलब किस तरह से रोल निभाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्लानिंग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए प्लानिंग, अगर आप खुद भी अपने आप से पूछें कि प्लानिंग क्या है, देखिए कोई भी काम अगर हमें सक्सेसफुली करना है, अगर वो काम कंपनी का है ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स गोल्स पूरे किए जा सके कंपनी को प्रॉफिट में लेके आने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेट स्टैंडर्ड्स यानी कि प्रोसीजर्स बनते हैं कि अगर प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। देखिए फिलहाल काम हुआ नहीं है, हमें प्लान करना है, प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी फॉलो कीजिए, प्लान बी फॉलो नहीं होता तो प्लान सी फॉलो कीजिए। तो क्या होता है कि इसका मकसद एक ही चीज होती है कि हमें कैसे काम को करना है, एफिशिएंटली करना है, कब करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग की जाती है। अगर हम एचआर मैनेजर के हिसाब से प्लानिंग देखें तो उसको किस तरह की प्लानिंग करनी है, तो एक कंपनी में जॉब का रिक्वायरमेंट कैसा होगा एडवांस में, फ्यूचर में जब कंपनी ग्रो होगी तो उसके हिसाब से कितने परसेंट लगने वाले हैं, इस तरह की उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी कि डिटरमाइन करना पड़ता है, ही हैज टू डिटरमाइन in future that what means how many number of persons are there which are required by the company। तो उसको इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। देन उसको जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनसे मीटिंग करके ये पता करना पड़ता है कि आपके डिपार्टमेंट में लगने वाला पर्सन का जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगा। साथ में उनको जैसे कि अलग अलग मीडिया होते हैं जिसके जरिए क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिसको इश्तिहार भी बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल सबसे पॉपुलर जो मीडिया है दैट इज इंटरनेट, जिसके जरिए ऑल द एडवर्टाइजमेंट कम्स। देन न्यूज़पेपर है, एड्स है, टीवी के जरिए आपको ये सारी चीजें मिलती है। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग होती है। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। अगर आप कभी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको सब उस कंपनी की कभी ऑडिट होती है। ठीक है, तो ऑडिट में क्या देखा जाता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा जाता है कि यानी कि सबसे ऊपर कंपनी में कौन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो एक पूरा फ्लो चार्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है जो पावरफुल पर्सन है। ठीक है, एक कंपनी में। ओके, देन
उसको रिपोर्ट करने वाले और कौन से पर्सन है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नीचे से हम देखेंगे ऑफिसर, पहले तो वर्कर होते हैं, वर्कर किसको रिपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑफिसर। ऑफिसर किसको करते हैं, एग्जीक्यूटिव। फिर हो गया सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव किसको करेगा रिपोर्ट, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर आई मीन टू से वो किसको करेगा, डिप्टी मैनेजर, ठीक है, ओके। देन मैनेजर, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, देन लास्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, मतलब टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है। तो अगर आपकी कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी है तो दैट मीन्स सबको मालूम है कि करना क्या है, किसको क्या क्या करना है। ऊपर वाला जो पॉइंट था प्लानिंग, कि क्या करना था, ठीक है। और यहां पर हम ठहराएंगे, हम क्या बताएंगे कि किसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तीसरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स जैसे डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो बताता है कि कैसे कैसे करना है, लीड करना। डायरेक्टिंग को लीड भी बोला जा सकता है। तो डायरेक्टिंग यानी कि अब हमारी सारी चीजें रेडी हैं, हमारा प्लानिंग रेडी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेडी है, अब काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो काम स्टार्ट हो जाएगा, अब काम चलेगा। तो कुछ क्या होगा कि धीरे धीरे जो भी पर्सन्स काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, उनमें मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उनकी मोटिवेशन, काम करते करते उनको सेम सैलरी पे 3 साल हो गए, तो उनको टाइमिंगली मोटिवेट करना, ठीक है, ये किसका काम होता है, एक लीडर का काम होता है, और ये बहुत अच्छे से मैनेजर ही कर सकता है, ओके। लास्ट अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोल क्या रहता है, देखिए अब सारी चीजें एकदम सेट चल रही हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी काम अपने सेट स्टैंडर्ड से अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने मास्टर प्लान से उस चीज को कंपेयर करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा काम ठीक नहीं हो रहा तो हम उस मास्टर प्लान से कंपेयर करेंगे, मतलब उसे कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। उसके तहत हम उस यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, या फिर बोल सकते हैं करेक्टिव एक्शन लेंगे, ताकि जो भी डिले हुआ है या जो हमारा काम था जो टाइमिंगली अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, जो सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे, हमारे मास्टर प्लान से, और करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि उस काम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो करते वक्त। तो ये होता है कंट्रोल। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मैनेजरियल फंक्शन। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ऑपरेटिव फंक्शन, तो किस तरह से वो ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला काम जो है, ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई मैनेजरियल से रिलेटेड। अगर आप ऑपरेटिव देखेंगे तो ऑपरेटिव में जो पहला पॉइंट आता है दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका मेन काम यही होता है, क्या कि रिक्रूटमेंट करना। मतलब पहले तो सबसे पहले सारा रिक्वायरमेंट लेना, जो भी हेड्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, फिर एडवर्टाइजमेंट मार्केट में डाल देना, फिर उसके हिसाब से जो भी कोई पर्सन या एम्प्लॉय तो नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉय तो बाद में आके बनता है, ठीक है, जो भी कोई पर्सन इस एडवर्टाइजमेंट को देखता है, अगर वो लगता है दैट ही इज अ सूटेबल कैंडिडेट, देन ही अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देता है, ओके। अब जब भी इंटरव्यू होता है तो एचआर मैनेजर भी बैठते हैं, और जिस डिपार्टमेंट के लिए उसने इंटरव्यू देना है वो मैनेजर भी बैठता है। अगर वो लगता है कि ओके है, ओके, तो वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट, ओके। सिलेक्शन होने के बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसका डेवलपमेंट कराया जाता है ताकि उसे एक पोस्ट पे रखा जा सके। अब ये पोस्ट क्या होगी, डेफिनेटली अगर वो एक ग्रेजुएशन है, ओके, तो एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा, तो उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें दी जाएंगी। ये क्लियर हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं रिम्यूनरेशन, ठीक है। अगर ये फ्रेशर है तो फ्रेशर के हिसाब से जो भी जो पे पर्क्स होते हैं, यानी जो भी सैलरी मिलेगी या कंपनसेशन जो प्रोवाइड किया जाता है कंपनी द्वारा उस एम्प्लॉय को, अगर फ्रेशर है। अगर फ्रेशर नहीं है तो दैट मींस वो एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑलरेडी उसका पिछली कंपनी का सीटीसी होगा। सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू अ कंपनी, ठीक है। तो सपोज अगर 5 लाख का पैकेज है, ठीक है, 5 लाख का साल भर का पैकेज है, तो उसको 10 to 30% राइज मिलेगा उसकी सैलरी में। तो दिस इज ऑल अबाउट रिम्यूनरेशन इज जस्ट फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, या क्या क्या बेनिफिट्स उसको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें इसी में आती हैं। अब वर्किंग कंडीशन, देखिए वर्किंग कंडीशन कोई भी इंप्लॉय के लिए बहुत मायने रखती है। वर्किंग कंडीशन की काम करते वक्त कोई डेंजर तो नहीं है, क्या कंपनी ने सारी कंडीशंस को अच्छे से देखा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अगर काम करना चाहता है तो सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि वहां की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। क्योंकि अगर आप फार्मा या फिर केमिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे स्मेल का बहुत प्रॉब्लम होता है, ओके। तो वहां की वर्किंग कंडीशंस को देखते ही कोई भी पर्सन को काम करना चाहिए। तो ये वर्किंग कंडीशन देखने का काम कौन करता है, दैट इज योर ऑपरेटिव। क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशंस सही मायने में अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, तो विल बी रिस्पॉन्सिबल, एचआर मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। जैसे कि मैं ऑलरेडी, ये पॉइंट तो बहुत बार आया है, मोटिवेशन इज टू
कि कोई भी पर्सन को टाइमिंगली मोटिवेट करना। सपोज अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए, उस प्रॉब्लम को ऊपर तक लेके जाना चाहिए। और कोई भी इंप्लॉय का अगर प्रॉब्लम है तो टाइमिंगली उसे सॉल्व भी किया जाना चाहिए। और ये सॉल्व करने का काम कौन करता है? दैट इज योर एचआर मैनेजर। तो मोटिवेशन बहुत जगह से दिया जा सकता है। लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच यू कैन गिव मोटिवेशन टू योर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मोटिवेशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? लाइक सैलरी बढ़ाओ, उसका प्रमोशन करो, उसको इस यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करो, और ये भी यूनिट उसी कंपनी की। सपोज अगर मैं बात करूंगा बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, सन फार्मा, यानी कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, या फिर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात करेंगे, तो ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है, तो मोटिवेट किया जा सकता है अलग अलग स्टेप्स लेके। ओके, और ये किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल रिकॉर्ड। देखिए, कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय व्हेनेवर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी विद अ पर्टिकुलर कंपनी, जब भी कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है कोई भी लिमिटेड ग्रुप, प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप, एमएनसी ग्रुप के साथ, तो उसका पूरा पर्सनल रिकॉर्ड रखा जाता है। उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट कहाँ से किया है, कौन सी तारीख को वो कंपनी में आया था, ठीक है, उसकी पिछली कंपनी का रिकॉर्ड भी पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, वो कितनी सैलरी लेता था। ओके, अब सारा का सारा रिकॉर्ड, हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड, देन प्रमोशन कब हुआ, कब उसका ट्रांसफर हुआ किसी कंपनी में, सारा का सारा रिकॉर्ड पर्सनल रिकॉर्ड कहा जाता है। और ये कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखते हैं। अभी फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं रखता, उसमें अंडर आने वाली जो पोस्ट है, ठीक है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है तो उस एचआर डिपार्टमेंट में भी अलग अलग पोस्ट होती हैं। ठीक है, अब इसमें डिप्टी एचआर मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, देन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स रखने का काम करते हैं। मैनेजर्स को क्या काम है? सिर्फ देखना कि काम सही बराबर हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन भी एचआर मैनेजर को मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सेम कंपनी, सपोज हमारी एक कंपनी है, ठीक है, जो ए प्रोडक्ट बनाती है, अब एक और कंपनी है जो वही सेम प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको क्या करना है? साइड बाय साइड इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि बाहर, समझ में आ रहा है ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब था कि सपोज एक कंपनी है जो ए प्रोडक्ट बनाती है, एक और कंपनी है वही प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो किसी दूसरी कंपनी में जो हमारा ही प्रोडक्ट बना रही है, ए प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो उस कंपनी में काम कर रहा है उसको सैलरी कहीं वहां पर ज्यादा तो नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी कंपनी भी वही एक प्रोडक्ट बना रही है तो यहां पे सैलरी कम है, मगर दूसरी कंपनी जहां पर भी ए ही प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे सैलरी ज्यादा है। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं हमारे वर्कर या हमारे एम्प्लॉइज हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ना जाएं। ठीक है, और दूसरी चीजें विद इन द, तो उसको मार्केट में अपने जो रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे रखने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज आपको बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो ये सब किस हिसाब से मतलब बेटर किया जा सकता है अगर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ओके, लास्ट पॉइंट बात करेंगे सेपरेशन के बारे में। देखिए, जब कोई भी एम्प्लॉई क्या बोलते हैं, उसकी पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस कितने साल की हो सकती है? 20 या 30 साल की, क्योंकि नियर अबाउट कोई भी पर्सन जो है वो 21 एज को अगर अटेन कर लेता है तो उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देता है। तो नियर अबाउट आप बोल सकते हैं 30, 40, 50, 60, यानी 60 की एज पे नॉर्मली सब रिटायर हो जाते हैं। तो ये आफ्टर रिटायरमेंट की बात है। देखिए, सेपरेशन मतलब रिटायरमेंट, ये सेपरेशन मतलब अलग हो जाना नहीं, कंपनी से अलग हो जाना मतलब है, मगर वो सारे बेनिफिट्स को उठाते हुए, लाइक आपको लास्ट में पीपीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, देन कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी, वो मैच्योर होंगी, तो वो सारा का सारा पैसा आपको विद ऑल बेनिफिट्स मिल जाएगा। ओके, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, एडवाइजरी। एडवाइजरी मींस क्या होता है? देखिए, ये जो एचआर मैनेजर होता है, सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे दैट इज योर एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट। देखिए, यही एचआर मैनेजर होता है जो टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये इनको एडवाइस देने का काम भी करता है किसी भी मसले के ऊपर। यानी कि सपोज कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका भी विचार, इसका भी ओपिनियन जरूर पूछा जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा। क्लियर हो गया? ओके, दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। अब आपको मालूम है कि एचआर मैनेजर भी एक काफी अच्छी पोस्ट पे होता है, स्टाफ ऑफिसर होता है, तो इसकी कॉन्टिन्यूसली मीटिंग होती है अदर डिपार्टमेंटल हेड से। लाइक अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, लाइक एक डिपार्टमेंट का हेड मैं बताता हूँ, मेंटेनेंस मैनेजर, तो इनकी टाइमिंगली वीकली मीटिंग होती है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे पर्सन्स का रिक्वायरमेंट किस हिसाब से लगने वाला है। तो काफी सारी मीटिंग होती है अलग अलग इश्यूज पे, भाई कोई भी पर्सन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो ये सारी चीजें होती है। तो टाइमिंगली ये एडवाइस भी देते हैं अलग अलग, यानी कि जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें फंक्शंस समझ में आ गई होंगी। यू वुड हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वेरी केयरफुली। ओके, लास्ट में अगर हम ये देखेंगे, एक चार्ट है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काफी सारे फंक्शंस हैं, जैसे वर्क प्लेस कल्चर, जैसे कि मैंने बताया आपको, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां के कंडीशंस कैसे होनी चाहिए। दूसरा अगर देखेंगे मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, ठीक है, डायग्राम तो काफी अच्छा दिख रहा है, मतलब आप कैसे सैलरीज बढ़ाते हो उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, इंसेंटिव्स कितने देते हो, तो ये मोटिवेशन का तरीका है। तीसरा रिक्रूटमेंट करता है वो पर्सन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है, रिटेंशन, कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनीज की पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई कंपनी होती कि हर साल कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ाती। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो पॉलिसीज बनाती है कि 3-3 साल तक सैलरीज नहीं बढ़ाती। तो पॉलिसीज इस हिसाब से बनाई जानी चाहिए कंपनी द्वारा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द्वारा, कि वो फॉलो भी होनी चाहिए, अच्छे से फॉलो होनी चाहिए, और पर्सन भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए जाते हैं, और वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली काफी सारी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है, जब भी किसी पर्सन को हायर करना होता है तो डेफिनेटली वो जॉब डिस्क्रिप्शंस प्रिपेयर रखती हैं, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं कोई भी कंपनी के साथ। ओके, और अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके मेल के जरिए ये जॉब जेडी जो होता है, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये भेज दिया जाता है। अगर यू थिंक दैट यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट, देन यू can again mail to that consultancy and this consultancy will talk to again that company, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, पर्सनल स्पेसिफिकेशंस, यानी कि हर एक पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाता है, यही मतलब है इसका। हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी जहां पर आप काम करने वाले हैं वो भी इसी के द्वारा इंश्योर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टीम। एचआर मैनेजर का ये भी मकसद होता है कि सारे के सारे टीम के तौर पे काम करें। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस। सबके फंक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता रहा था, तो कुछ इस तरह का ये फंक्शन का मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब सबको अथॉरिटी देना, अकाउंटेबिलिटी की आपकी पोस्ट क्या है, आपको क्या काम कराना है। ओके, देन ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, एचआर ये भी देखता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम को सुनना, देन और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बताना, तो इसी का मतलब है ये। नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, कि कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉय काम करता है कोई भी कंपनी में तो सारे के सारे डिसिप्लिन फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ भी काम करते हैं तो जब आप एंटर करते हैं तो कुछ डिसिप्लिनरी मेजर्स या प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, ठीक है, कि आपको ये नहीं करना है, डू एंड डोंट्स लिखे होते हैं, मेरा मतलब है। ओके, लास्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, एब्सेंटिज्म, ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी पर्सन एब्सेंट ना हो। अगर एब्सेंट हो रहा है तो उसका पूरा कारण पता किया जाना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं है, अगर वो बीमार है तो क्या वो प्रॉपर केयर ले रहा है, कहीं वो बीमार होते हुए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो ये इन्फेक्शन कहीं दूसरे पर्सन पे मतलब फैल ना जाए, ताकि काम का मतलब काम के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड लास्ट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग एंड थैंक यू।